Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे ऑपरेशन अजय, जो कि इंडिया का एवैक्यूएशन प्लान है इजराइल से अपने सिटीजन्स को सुरक्षित लाने के लिए। साथ ही हम बात करेंगे जीएसटी रिजाइम रिफॉर्म्स के बारे में। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट वन आर्टिकल जिसमें बात की जा रही है गवर्नमेंट का एक कंसर्न है फैक्ट चेक यूनिट्स को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे मैरिड वुमेंस के राइट की 26 वीक्स की प्रेगनेंसी जो है उसको अबॉर्ट करने को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। एंड लास्टली वील बी डिस्कसिंग अबाउट द सेंटर टू क्रिएट ऑटोनॉमस बॉडी जिसका नाम है मेरा युवा भारत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। देखिए, इज़राइल में अभी आप सभी को पता है एक बहुत ही डिवास्टेटिंग सिचुएशन चल रही है इज़राइल और हमास ग्रुप के बीच में। और ऐसे में इंडिया के जितने भी लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकाल कर लाने के लिए इंडिया अपना यहाँ पर प्रोग्राम चला रहा है। 2023 की अगर बात करें तो ये इंडिया का सेकेंड इवैक्यूएशन प्लान होगा। याद करिए, इसके पहले भी जब सूडान में यहाँ पर क्राइसिस आए थे तो ऑपरेशन कावेरी इंडिया ने चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध इनमें से किस इवैक्यूएशन प्लान से देखने के लिए मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इंडिया ने इजराइल से अपने लोगों को सुरक्षित लाने के लिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की जा रही है। एयरलिफ्ट यहाँ पर किया जाएगा दिल्ली और तेल अवीव रूट को लेकर, यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर इंडिया के फंसे हुए हैं। चलिए, इसी के अलावा अगर हम रिकॉल करें कुछ दूसरे ऑपरेशंस के नाम तो आप याद करेंगे ऑपरेशन दोस्त, जो कि यहाँ पर टर्की सीरिया अर्थक्वेक के टाइम इंडिया ने कंडक्ट करवाया था। ऑपरेशन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यहाँ किया गया था। वंदे भारत कोविड-19 पैंडमिक में हमें देखने मिला था। सेम ऑपरेशन समुद्र सेतु आपको कोविड-19 में देखने मिला था। नेपाल अर्थक्वेक के समय इंडिया ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। 1990 में इंडिया ने कुवैत एयरलिफ्ट किया था, कुवैत और इराक की जब यहाँ पर आप देखेंगे लड़ाई आपको देखने मिली थी। सो इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं वो यूजुअली आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो आप याद रखेंगे ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है, इजराइल इवैक्यूएशन से लेकर। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान से रिलेटेड था। ऑपरेशन दोस्त की बात करें तो टर्की और सीरिया के अर्थक्वेक के समय हमें देखने के लिए मिला था। और ऑपरेशन गंगा रशिया और यूक्रेन की टेंशन के समय इवैक्यूएशन प्लान था। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। स्प्रिंग क्लीनिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये आखिर है क्या स्प्रिंग क्लीनिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली एक टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ को यहाँ पर लेकर आया है। इन्होंने क्लैरिटी दी है कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जब से आप जीएसटी को यहाँ पर लेकर आए हैं। और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो लगातार हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया बहुत सारे जो टैक्स ट्रीटमेंट हैं वो अभी यहाँ पर जीएसटी के लॉन्च होने के बाद से अटके हुए हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है वो टैक्स ट्रीटमेंट कॉरपोरेट और पर्सनल गारंटी जो बैंक लोन्स की है उसको लेकर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है इन्होंने, विच इज़ दी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जिसे हम ईएनए बोलते हैं, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है जीएसटी से। देखिए, जीएसटी काउंसिल ने क्या डिसाइड किया है कि दे विल नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर टू टैक्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि की इंग्रेडिएंट हो जाता है अल्कोहल लिकर प्रोडक्शन के ऊपर। हालांकि ये जो डिसीजन है इट इज़ नॉट वर्दी बिकॉज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन स्टिल रिमेन्स आउटसाइड ऑफ जीएसटी परव्यू। वहीं अगर हम जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स की बात करें तो इस हिसाब से अगर देखें तो काउंसिल की मीट जहां पर 2 बार होती थी वहीं अब उसको 4 बार करने की भी बात की जा रही है। चलिए, तो इस पूरे सेक्शन में हमें इम्पॉर्टेंट क्या है पढ़ना, हमें जानना होगा कि आखिर जीएसटी काउंसिल क्या होता है। देखिए, जीएसटी काउंसिल की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखेंगे किस प्रकार की बॉडीज़ हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है डिसीजन लेना, रिकमेंडेशन लेना रिलेटेड विद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। अगर हम इसकी बात करें तो इसको आर्टिकल 279A
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया है, विच मीन्स इसका जो क्रिएशन है, मतलब ये पार्ट बन जाता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जिसको 122वें अमेंडमेंट बिल 2014 के तहत यहाँ पर पार्लियामेंट में पास किया गया था। जीएसटी काउंसिल के कॉम्पोजिशन की बात करें तो देखिए, एक फेडरल बॉडी यहाँ पर कंपोज हो जाती है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के मेंबर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। सो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो भी आपको इसको देखने के लिए मिल जाएंगे। दैट मीन्स जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो सभी अपने मिनिस्टर इंचार्ज को, जो भी फाइनेंस या टैक्सेशन से रिलेटेड मिनिस्टर है, उनको यहाँ पर नॉमिनेट कर सकती हैं। दैट मीन्स फ्रॉम ईच ऑफ 28 स्टेट्स एंड फ्रॉम 9 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आपको इसके मेंबर काउंसिल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आगे अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी टैक्स रेट्स हैं, टैक्स एग्जम्पशंस हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्या एस्पेक्ट होंगे, किस तरीके से वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसीज़ को सब जगह पहुंचाना है और यूनिफॉर्मिटी टैक्स में कैसे लेकर आया जाए, और साथ ही क्या रिकमेंडेशन है जो कि जीएसटी में आवश्यक थे, उन सभी को बताने का काम आपको यहाँ पर जीएसटी काउंसिल का देखने के लिए मिलेगा। Other than that, they also work as a decision making authority. That means जितने भी important decisions हैं related with consensus among its member, ये सभी मिलकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3/4 मेजॉरिटी के साथ किसी भी निर्णय पर पहुँच सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमने एक और टर्म पढ़ा था ENA, विच इज़ द एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। देखिए, जिस तरीके से एथेनॉल आप देखते हैं, उसी तरीके से ENA एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे ENA के मार्केट की अगर आप बात करें इंडिया में अकेले, तो इट इज़ 2.9 बिलियन लीटर्स का आपको मार्केट देखने के लिए मिल जाएगा। सो ENA की बात करें, एक प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है जो कि अल्कोहल बेवरेजेस जैसे विस्की, वोडका जैसी चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। इसको एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट के रूप में शामिल किया जाता है, वेदर इज कम टू द कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, पर्सनल केयर प्रोडक्ट लाइक परफ्यूम, टॉयलेटरीज, हेयर स्प्रे एक्सेट्रा। अगर हम बात करें, ये कलरलेस, ओडरलेस होता है, लगभग इसके अंदर आपको कोई भी फ्लेवर नहीं देखने के लिए मिलेगा और इसको मल्टीपल डिस्टिलेशन प्रोसेसेस और प्यूरिफिकेशन के थ्रू हाई लेवल प्योरिटी ग्रेड का बना दिया जाता है। ओके, सो बेसिकली जितने भी अल्कोहल बेवरेजेस हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ हैं और फार्मास्यूटिकल है, उसके अंदर आपको इसका यूज़ देखने के लिए मिला जाएगा। बात करें कि इसको टिपिकली कहाँ से लिया जाता है, तो आप देखेंगे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जैसे ग्रेन, शुगर केन, ग्रेप्स या मोलासेस, उसके फर्मेंटेशन से आपको ENA विच इज़ द एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं फैक्ट चेक यूनिट के बारे में। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक यहाँ पर पिटिशन सुनी है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2023 विच इज़ दी IT रूल के बारे में बात की गई है। ये रूल कहता क्या है, ये गवर्नमेंट को फैक्ट चेक यूनिट के बारे में सलाह देता है। ये गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट को ये बोलता है कि दे कैन आइडेंटिफाई एंड डिमांड रिमूवल ऑफ एनी फेक और फॉल्स या मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट जो कि किसी भी बिजनेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है उसको हटाने के लिए बोल सकता है। अमेंडमेंट रूल्स की बात करें तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने यहाँ पर IT रूल्स को अमेंड किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स यहाँ पर अमेंड हुए थे, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री है इसको अमेंडमेंट के तहत ये अधिकार मिल गया था कि ये फैक्ट चेकिंग यूनिट को लेकर आ सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारी पिटीशंस यहाँ पर आई, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, जिन्होंने इसके रूल्स को चैलेंज किया। रूल्स को चैलेंज करने के पीछे इनका काम क्या था, इनका काम था कि गवर्नमेंट के जितने भी सेंसरशिप हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में फैक्ट चेक के नाम पे हमारे ऊपर क्या लगाने की कोशिश कर रही है, एक सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रही है, बिकॉज नाउ दे आर डिसाइडिंग वेदर वी शुड पब्लिश द पर्टिकुलर आर्टिकल और नॉट ऑन द नेम ऑफ फैक्ट चेक यूनिट्स।
अब देखिए हम समझ लेते हैं कि आखिर ये अमेंडमेंट क्या कह रहा है। अगर हम बात करें रूल 31BV की, आईटी रूल्स 2021 की, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है ऑब्लिग्स इंटरमीडिएटरीज की, ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल एफर्ट बताने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स जितने भी यूज़र्स हैं उनको डिस्प्ले करने, अपलोड करने, मॉडिफाई या पब्लिश, ट्रांसमिटेंस, सॉर्टिंग, अपडेटिंग, शेयरिंग, ऐसी कोई भी जो कि फेक या मिसलीडिंग आर्टिकल है उसको रोकने के बारे में बात कर रहा है। और गवर्नमेंट को बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो उसे फैक्ट चेक कर सकता है। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें 2021 के रूल के साथ, तो यहाँ पर केवल और केवल इंटरमीडिएटरीज की बात की जा रही थी, जो कि इन्फॉर्म कर रहे थे यूज़र्स को अबाउट देयर ऑब्लिगेशन, लाइक डू नॉट अपलोड और शेयर, लाइक ये गलत है, मिसलीड इन्फॉर्मेशन है। बट यहाँ पर जो टर्म है, जो फैक्ट चेक यूनिट है, वो यहाँ पर 4 मेंबर की एक कमेटी है जो डायरेक्टली इसको क्या करती है, इसको रिमूव करने का काम आपको करती हुई नज़र आएगी। अब देखिए यहीं पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इन्होंने एक कंसर्न जताया है। इनका बोलना है कि जो रिजर्वेशन है रिगार्डिंग द अमेंडमेंट लैक ऑफ नेसेसरी सेफगार्ड, वो कहीं ना कहीं एक इंटेंशनल ऑब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए की, कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इन जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी रोक रहा है। हालांकि कोर्ट ने ये भी बात करी है कि जैसे फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग, सब्जेक्टिव जो ये टर्म्स हैं, इनको भी हमें बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की आवश्यकता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हमें फैक्ट चेक यूनिट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए कोर्ट का ये क्वेश्चन है कि अचानक से अगर हम बात करें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इनको फैक्ट चेक इतने सालों से ये ऑलरेडी करते आ रहे हैं, नाउ व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ दैट। रिटर्न में जो गवर्नमेंट का आंसर है कि भाई आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, हम मीडिया की तरफ जा रहे हैं, एंड वॉट एवर वी आर सीइंग हम उसके तहत क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। ऐसे में आप देखेंगे कई बार अचानक से दंगे भड़क जाना, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस लोगों तक पहुंच जाना, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक फैक्ट चेक यूनिट के साथ यहाँ पर काम करेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड ऑन विमेंस राइट टू एंड 26 वीक प्रेगनेंसी। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है, चलिए समझ लेते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है अ मैरिड वुमेन सॉट एन अबॉर्शन फॉर हर 26 वीक्स प्रेगनेंसी। देखिए बात की जा रही है महिलाओं के अधिकारों की, मैरिड वुमेन्स के राइट की, कि वो अपने 26 वीक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं या नहीं। समझ लेते हैं अच्छे से हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर एक डिविजनल बेंच 2 वुमेन्स जजेस की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आपको देखने मिली, जहाँ पर 2 डिफरेंट ओपिनियन हमें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर एक कोई भी कॉन्क्लूजन नहीं निकल पाया। एक जो वुमेन है, अ मदर ऑफ 2 एंड हर यंगर चाइल्ड स्टिल अ 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट, was firm in her affidavit that she wanted to medically terminate the pregnancy। और इसी को लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। वॉट हैपेंड कि यहाँ पर एक मेडिकेशन की इन्होंने बताया कि भाई नाउ शी वॉज टेकिंग मेडिकेशन फॉर हर मेंटल कंडीशन, और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने तीसरे बच्चे को भी यहाँ पर टेक केयर कर पाए, क्योंकि शी ऑलरेडी हैज़ 1 किड, दूसरा इन्फेंट कंडीशन में है। ऐसे में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट है 2021, वो अलाउ करता है अबॉर्शन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और वो भी केवल और केवल आपको 24 हफ्ते के भीतर दिखाई देगा। वो भी जब नेसेसरी हो, या तो मदर की लाइफ को बचाना हो, या फिर फेटल जो फीटस है या उसको प्रोटेक्ट करना हो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तब। ऐसे में यहाँ पर सवाल हो जाता है कि क्यों जो विमेंस हैं उनके पास अबॉर्शन के राइट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे। और इसके लिए हमें समझना होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021। देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसको जो एग्जिस्टिंग हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, उसके बाद इसको यहाँ पर लेकर आया गया। इस अमेंडमेंट के साथ हुआ क्या, जो एक्सटेंशन है, जो पीरियड है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, उसको 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर अलाउ कर दिया गया ऐसे स्पेसिफिक केसेस को जिसके अंदर जो प्रेगनेंसी है उसमें या तो मदर या बच्चे या किसी भी कारण से फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी अगर फीटस में होने के चांसेस हैं, रिस्क हो सकता है, तो इसे टर्मिनेशन
इन्फॉर्मेशन के लिए ये जो 24 हफ्ते का समय है इसे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो जो प्रेगनेंसीज़ हैं 20 हफ्ते तक की, उसके लिए अगर आपको भाई आप चाहते हैं कि भाई आपको ये अबॉर्शन करना है, तो आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर प्रैक्टिशनर की परमिशन की यहाँ पर आवश्यकता होगी। लेकिन अगर यही प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्ते के बीच में हो चुकी है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन यहाँ पर आवश्यकता होगी। नाउ द क्वेश्चंस कम, व्हाट अबाउट द माइनर्स गर्ल? तो देखिए, जितनी भी माइनर्स बच्चियां हैं अंडर द एज ऑफ 18, उनका कंसेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है अबॉर्शन के लिए। लेकिन ऐसे में केवल बच्चे का, जो बच्ची है 18 साल से कम, केवल उसका कंसेंट नहीं, उसके किसी भी एक गार्जियन की परमिशन भी रिक्वायर्ड रहेगी। ऐसे में बात आ जाता है कि जब भी अमेंडमेंट किए जाते हैं तो एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड को बिठाला गया, जिसके अंदर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां 24 हफ्ते से ऊपर की कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहां पर अबॉर्शन करना है, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। यही अगर आप देखेंगे तो हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेनी चाहिए कई बार, विच इज़ दी 3B सेक्शन रूल जो एमटीपी एक्ट का आपको देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहा है, 7 कैटेगरीज को स्पेसिफाई कर देता है। दोज हु आर एलिजिबल फॉर सीकिंग टर्मिनेशन 20 से 24 हफ्ते के अंदर, ये बोल रहे हैं कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, माइनर का केस है, या मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग ऑनगोइंग प्रेगनेंसी अगर आप देखेंगे विडोहुड हो चुका है या डाइवोर्स हो चुका है, अलॉन्ग विद दैट फिजिकल डिसेबिलिटी आपको देखने मिल जाएगी। अगर मेंटली इल वेमेन की यहाँ पर बात की जा रही है, फेटल माल फंक्शंस की बात की जा रही है, साथ ही अगर ह्यूमैनिटेरियन या डिज़ास्टर इमरजेंसी की कंडीशन है और ऐसे में महिला प्रेग्नेंट है एंड इफ़ शी वांट्स कि वो अबॉर्शन करवाना चाहे, तभी भी उसको यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि एमटीपी एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं भी अगर आप देखेंगे अनमैरिड वुमेन की बात नहीं की जा रही है, कहीं पर भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है कि किस तरीके से जो अनमैरिड वुमेन है उनके साथ यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके से इंडिया में ये जो अबॉर्शन लॉ है उसमें क्या फर्दर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है 3.21 पेंडिंग अपील्स की। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है जिसके अंदर परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो इन्होंने एक राइजिंग बैकलॉग कंडीशन शो करी है, जहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर अगर हम बात करें तो कम से कम 3.2 लाख से भी ज़्यादा जो अपील्स हैं, जो प्ली हैं, वो पेंडिंग हमें देखने मिल जाएंगी पूरे के पूरे इंडिया भर में। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हमें पढ़ना क्या है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। सीआईसी की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके, जिसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। प्राइमरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इनका मुख्य काम था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना गवर्नमेंट में, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिटीजन्स तक पहुँच जाए। इनका मुख्य काम है जितने भी मैटर है रिलेटेड विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन, चाहे हियरिंग कंप्लेंट्स की बात हो, अपील्स की बात हो, उन सभी को यहाँ पर टैकल करना। आगे अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की तो 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ऑफिशियल सेटअप की बात करें तो 12 अक्टूबर 2005 को सीआईसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, जिसके अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पावर्स एंड फंक्शन की बात करें तो इनके पास पावर होते हैं कि ये जितने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको यहाँ पर सुने, उनको यहाँ पर कंप्लाई करें और पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक जो मैटर्स हैं इनको यहाँ पर क्लियर आउट करें, एक ट्रांसपेरेंसी बनाने का काम करें और गवर्नमेंट के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन उसको भी क्लियर करने का काम यहाँ पर सीआईसी को करने के लिए दिया गया है।
चलिए साथ ही समझ लेते हैं इनके टेन्योर के बारे में। तो जैसा हमें पता है ये जब तक 65 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते तब तक इनको यहाँ पर टेन्योर ख़त्म नहीं होता है। रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो देखिए जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो एलिजिबल नहीं होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। रिमूवल के बारे में बात करें तो येस, बिकॉज प्रेसिडेंट इनको यहाँ पर अपॉइंट करता है तो दैट मीन्स प्रेसिडेंट ओनली कैन रिमूव दैम। ओके, चाहे सीआईसी के मेंबर की बात करें हम या फिर अगर आप देखेंगे चेयरपर्सन की बात करें। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। कैबिनेट ओकेज वन स्टॉप पोर्टल फॉर यूथ। यहाँ पर हमें बात करनी है इस पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया एक इनिशिएटिव विच इज़ दी मेरा युवा भारत माय भारत। ठीक है, जिसका काम है कंट्री में जो वास्ट पॉपुलेशन है यूथ की उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और साथ ही जितने भी स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल की, इसके बाद सभी को एक ही अम्ब्रेला के अंदर लेकर आना। इसे एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया है जो कि युवाओं के अंदर एक अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए उनके और ओवर डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये टारगेट करने वाला है हमारी यूथ पॉपुलेशन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 to 90। बात करें अगर यहाँ पर तो माय भारत जो प्लेटफॉर्म है इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा ऑन अक्टूबर 31 जो कि बर्थ एनिवर्सरी है द ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल की। माय भारत के अगर हम एम की बात करें तो 15 से 29 साल के लगभग 40 करोड़ युवाओं को यहाँ पर ये कैप्चर करेगा, जिसके अंदर उनके पोटेंशियल को बढ़ाने की बात की जाएगी, नेशन बिल्डिंग की बात की जाएगी, और जितने भी प्लेटफॉर्म है रिलेटेड विद द यूथ डेवलपमेंट उनको भी बढ़ाने की बात की जाएगी। साथ ही एक सेंट्रल हब यहाँ पर क्रिएट करेगा जिसके अंदर जितने भी युवा हैं, जितने भी इंडिविजुअल युवा हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके फ्रॉम दी डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड दैम ऑन द वेबसाइट। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button. साथ ही आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देयर यू विल गेट एन नंबर ऑफ फ्री मटेरियल्स एंड अपडेट रिलेटेड विद एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।